हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माई सेल्फ CA Rohit Garg and I am a chartered accountant by profession. I secured all India rank 21 in my May 24 examination, and I also secured all India highest marks in indirect taxation in May 24 examination, and I also been awarded with best paper award. और मैं 4 साल KPMG के अंदर काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो इन दिस वीडियो हम आज बात करने वाले हैं हाउ वी कैन सिक्योर 80+ मार्क इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डिटेल स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द IDT वेटेज। सो इन दिस देर आर 3 पार्ट: GST, custom and FTP. In GST is of 80 marks and custom 15 marks and FTT is of 5 marks. टोटल हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो आवर मेन फोकस शुड बी ऑन GST एंड कस्टम। ठीक है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में 30 मार्क्स के MCQ आते हैं जो कि केस स्टडी बेस होते हैं, और 70 मार्क्स के हमारे डिस्क्रिप्टिव आते हैं जिसके अंदर 14 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और नेक्स्ट 5 में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। दिस इज द एग्जाम पैटर्न इन डिटेल। अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन आता है जो कि ITC से रिलेटेड होता है, लेकिन इसके अंदर और भी चैप्टर के कंसेप्ट आते हैं जैसे एग्जम्पशंस, सप्लाई अंडर GST, RCMs वगैरह, इनके कंसेप्ट इसमें चेक किए जाते हैं। देन वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन इसमें 3 पार्ट होते हैं, A, B एंड C। इन A पार्ट और B पार्ट जनरली क्वेश्चन एग्जम्पशन, वैल्यूएशन, RCM, ITC या मिक्सचर, इन सबका मिला के एक मिक्सचर बनता है। तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर के 2 पूछे जाते हैं, इनमें से ही पूछा जाता है। चैप्टर एग्जम्पशन और RCM को आपको हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए। अगर आप जब भी पढ़ रहे हो तो आपके लिए इजी होता है। वैल्यूएशन भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ITC थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप रिवीजन करोगे तो आप अच्छे से हो जाएगा। देन वी कम टू सेकंड का C। सेकंड C में हमेशा कस्टम वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है 4 मार्क का। अगर आपने कस्टम वैल्यूएशन अच्छे से स्कोर कर रहे हैं तो 4 मार्क लेने आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देन वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड जनरली A और B पार्ट में एग्जम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई या कंपोजिशन, जो कि एक बहुत इजी क्वेश्चन होता है। यू कैन ईजिली स्कोर 10 मार्क्स इन दिस। एंड थर्ड हमारा कस्टम से आता है, या तो वो टाइप ऑफ ड्यूटी से पूछ लेता है या फिर हमारा एग्जाम्पशन से भी कई बार वो GST में क्वेश्चन पूछ लेता है। देन वी शिफ्ट टू फोर्थ A। फोर्थ A और B में से कई बार रिफंड या E-कॉमर्स का आ जाता है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, TDS, TCS, अकाउंट्स, ई-वे बिल। ये आप सारे चैप्टर देखोगे इजी चैप्टर्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी 10 मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है। अगर रिफंड थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिकल अगर अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू स्कोर 10 मार्क्स इन इट। फोर्थ का C हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, या फिर अगर कस्टम वैल्यूएशन का सेकंड के C के अंदर नहीं पूछा तो ये यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी रहता है अगर आप लेते हो, तो ओवरऑल फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी। देन शिफ्ट टू फिफ्थ का A। फिफ्थ का A हमेशा थोड़ा थ्योरी पार्ट होता है जिसके अंदर हमसे ऑफेंसिस पेनल्टी का या तो कई बार थ्योरी पूछ लेता है या कई बार प्रैक्टिकल पूछ लेता है। एडवांस रूलिंग अगेन एक थ्योरी क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेगा। तो ये दोनों मिला के 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। देन फिफ्थ का C हमेशा हमारा कस्टम का रहता है, या तो वो बैगेज से पूछ लेता है, मोस्ट प्रोबेबली बैगेज से पूछता है, या वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में भी क्या रहता है, वेयर हाउसिंग में ये अपने से कई बार या तो कोई थियोरटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर हमसे वेयर हाउसिंग के अंदर कोई माल पड़ा था उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट कंप्यूटेशन हमसे पूछ सकता है, या फिर लेवी अंडर कस्टम ड्यूटी का जो चैप्टर होता है उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। देन सेकंड का ABC। सेकंड का ABC में क्या रहता है, ये भी अगेन एक थ्योरी क्वेश्चन रहता है। ऑफेंसेस पेनल्टी, TDS, TCS, जॉब वर्क का एक प्रैक्टिकल आ सकता है इसमें से, बट अपील रिवीजन अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। तो ये 5 नंबर का ये आता है। एंड देन सिक्स का B इज ऑल्सो थियोरटिकल, लाइबिलिटी अंडर सर्टेन केसेस, इंस्पेक्शन, असेसमेंट। ये काफ़ी चैप्टर ईजी होते हैं, बट दिक्कत क्या होती है, काफ़ी सारे बच्चे थ्योरी छोड़ देते हैं। GST के अंदर थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड 35 मार्क्स की थ्योरी आती है GST के पेपर्स में, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। देन सिक्स का C क्वेश्चन हमेशा FTP पे आता है। काफ़ी सारे बच्चे FTP छोड़ देते हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ट्राई करो 30 पेजेस में इसको समराइज करो और देन पढ़ो, और ICI के क्वेश्चन तो सारे कर लो इसके, उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। FTP फ्री के 4 मार्क्स होते हैं, अगर आप 30-40 मार्क का पढ़ लेते हो कुछ नहीं है, स्कीम्स पूछता है।
उसके बाद वी विल शिफ्ट टू चैप्टर वाइज हमारी स्ट्रेटजी। चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी को मैंने प्लान किया है। हमको जनरली 4 रिवीजन करनी होती है, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4। पहली रिवीजन हम जब कर रहे होते हैं, हमको काफ़ी चीज़ें नहीं आती, तो हमको अराउंड 12 से 13 डेज लग जाते हैं। अगर आपको 15 डेज भी लग रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, आप ये मत सोचिए कि मैं पीछे चल रहा हूँ। दैन सेकंड रिवीजन में हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि हम एक बार चीज़ों को पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर सके हैं, हमको इतने क्वेश्चन करने की भी नीड नहीं होती, तो हमको सिर्फ 7 डेज में वो कर सकते हैं। देन थर्ड डे सेम हमारा टाइम और रिड्यूस हो जाता है, 5 डेज। देन फोर्थ रिवीजन, बिकॉज वी आर वेरी नियर टू द एग्जाम, इट्स बेटर टू रिवाइज इन 3 डेज, बिकॉज हमको फिर एग्जाम वाले दिन 1.5 दिन में भी रिवाइज करना होता है, इसलिए 3 दिन में जब तक नहीं लाओगे 1.5 दिन में कैसे कर पाओगे आप। तो जीएसटी के लिए एक बात ये इंपॉर्टेंट होती है, जीएसटी के अंदर ना हमको सीक्वेंस से हमेशा पढ़ना चाहिए। आप ये नहीं है कोई भी चैप्टर बीच में से उठा लिया, सीक्वेंस जो सीक्वेंस मैं दे रहा हूँ ना यहाँ पे, उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। और मैंने यहाँ पे कैटेगरी भी मार्क की है, तो आप कैटेगरी देखोगे तो मैंने ना ए कैटेगरी वाले मोस्टली क्वेश्चन, मोस्टली सब्जेक्ट्स, मोस्टली चैप्टर ऊपर रखे हैं, तो आपको भी इस ही फ्लो में याद करने हैं, तो आपके लिए बेटर होगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी एक बेसिक चैप्टर है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल इजी चैप्टर होता है। कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन मत स्किप कीजिए। अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए, सबसे पहले आप वीडियो देखो, रिवीजन वीडियो, देन आप अपने नोट्स को 1 से 2 बार रिवाइज करो, देन आप क्वेश्चंस देखो, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप फिर एक बार नोट्स पे जाओ कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, कुछ छूट नहीं रहा। तो ये होता है। उसके बाद एक समरी आप बना सको, जो आपको डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स लग रही है या फिर जहाँ पे भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो, उसकी एक अलग से एक सेपरेट कॉपी बना लो और उसमें वो पॉइंट्स नोट आउट करते रहो। फर्स्ट हम सप्लाई अंडर जीएसटी से शुरू करेंगे, देन वी शिफ्ट टू कंपोजिशन लेवी एंड चार्ज आरसीएम और कंपोजिशन लेवी हम शुरू करेंगे फर्स्ट डे में। देन ऑन डे 2 हम शुरू कर सकते हैं एग्जम्पशन। देखो एग्जम्पशन का चैप्टर लेंथी है, काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम सीक्वेंस में याद करेंगे, जैसे हॉस्पिटल की एग्जम्पशन हमने एक तरफ याद कर ली, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हमने एक तरफ कर ली, बैंकिंग एनबीएफसी एग्जम्पशन एक तरफ कर ली, गवर्नमेंट की एग्जम्पशन एक तरफ कर ली। तो ऐसे अगर हम पार्ट्स में पढ़ेंगे ना, तो इट वुड बी इजी फॉर यू, एग्जम्पशन में आप इजी स्कोर कर सकते हो। इसके आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होगी। देखिए जीएसटी के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ओनली देन यू कैन स्कोर 80+ मार्क्स। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप सोच रहे हो और एग्जाम क्वेश्चंस की ऑडिट कर लेता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा। देखो देन पता है एग्जाम्शन करने के बाद बच्चे ना क्या करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई पे डायरेक्ट शिफ्ट कर देते हैं, बट आपको ये नहीं करना। आपने आरसीएम पढ़ा, देन एग्जाम्शन पढ़ा, आपको फिर आरसीएम एंड एग्जाम्शन दोनों एक साथ पढ़ने चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरे को क्यों हेल्प किया था, मेरे को ये इसलिए हेल्प किया था क्योंकि देखो कुछ चीज़ें आप आरसीएम में जब पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, कुछ चीज़ें एग्जाम्प्ट होती है, कुछ चीज़ें आरसीएम में जाती है, कुछ चीज़ें एफसीएम में आ जाती है। जब आप आरसीएम पढ़ रहे होते हैं, जब अपने को एग्जाम्पशन का नहीं पता हो, जब एग्जाम्पशन पढ़ रहे होते हैं, जब आरसीएम का अपने को याद नहीं आ रहा होता, इसलिए दोनों पढ़ने के बाद अपने को एक अच्छी एरोप्लेन व्यू मिल जाता है कि कौन सा, अगर गवर्नमेंट के अंदर कौन सी चीज़ एग्जाम्प्ट है, कौन सी चीज़ एफसीएम में और कौन सी चीज़ आरसीएम में, और कितना % रेट लगेगा। तो ये अगर आप दोनों इकट्ठे पढ़ देते हो ना, तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये 3 चैप्टर जीएसटी का बेस होते हैं। अगर ये आपको 3 चैप्टर अच्छे से आते हैं तो आगे आपको जीएसटी में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। देन वी स्टार्ट विद प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या होता है, काफ़ी सारी एंट्रीज होती है, तो आपको याद करना पड़ता है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। इसके लिए आप मेमोरी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी ईजी रहती है प्लेस ऑफ सप्लाई में। देन वी शिफ्ट टू द टैक्स इनवॉइस, बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई से शिफ्ट करने से पहले हमको इनवॉइस पता होना चाहिए, कब तक इनवॉइस इशू हो जाता है, तभी हम टाइम ऑफ सप्लाई देख पाते हैं। तो ये 2 चैप्टर हम इसलिए एक साथ करते हैं। उसके बाद आपको वैल्यूएशन करना है, ताकि आपको प्लेस आपका हो गया, एग्जाम्पशन हो गया, तो आप वैल्यूएशन इजीली कर सकते हो। आपको प्लेस पता है, टाइम पता है, एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप इजीली वैल्यूएशन वाला चैप्टर कर सकते हो। उसके बाद हमको वैल्यूएशन, देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। उसके बाद रिफंड। रिफंड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, थियोरटिकल और प्रैक्टिकल। थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए थ्योरी भी रिफंड चैप्टर की आप मत छोड़ें। देन उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देखो पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी एक ईजी चैप्टर होता है। देन शिफ्ट टू आईटीसी। आईटीसी एक काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर होता है, जो काफ़ी बच्चों को लगता है। तो आईटीसी के लिए आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बस एक नोटबुक जरूर बना के रखो, जिसके अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट आपको डिफिकल्ट लग रही है वहाँ पे आप नोट करते जाओ, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस करो अगली सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, आपको ऐसा ना लगे ये मेरे को एडजस्टमेंट नहीं आई। आप नोट्स पढ़ो, रिवीजन वीडियो देखो, देन वो नोट्स जो आपने वो
बनाए हैं ना 4-5 पेजेस के, जिसमें आपकी मिस्टेक्स और एडजस्टमेंट्स है वो पढ़ो, ताकि आप सेकंड थर्ड रिवीजन या पेपर से पहले रिवाइज करें, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े क्वेश्चंस को, बिकॉज आपने अपनी सारी मिस्टेक्स और डिफिकल्ट पॉइंट्स जो एग्जाम से आपको 1 घंटा पहले भी देखने हो तो आपने एक कॉपी में लिख रखे हैं, तो आपके लिए ईजी रहता है। इसीलिए आईआईटीसी के चैप्टर में देखो, माय मेन रीज़न, मैंने मेरे एग्जाम में 14 आउट ऑफ 14 स्कोर किए थे आईआईटीसी में, बिकॉज मैंने अपने 9 से 10 पेजेस के आईआईटीसी के नोट्स बना रखे थे, जिसके अंदर मैंने एडजस्टमेंट लिख रखी थी, उसका ट्रीटमेंट लिख रखा था, ताकि मेरी कोई एडजस्टमेंट गलत हुई ना, तो मेरी एग्जाम में एक भी एडजस्टमेंट गलत नहीं हुई, सारी वही आती है। बस अपने को टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा डिफिकल्ट सोचना नहीं है। देन देखो, मैंने उसके बाद ऐड किए थ्योरी चैप्टर, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, अपील, एडवांस रूलिंग, ओफेंसेस, पेनल्टी। ये सारे काफ़ी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल इजी चैप्टर्स होते हैं, 35 मार्क्स की वेटेज होती है, बहुत ज़्यादा। इवन आपको आईटीसी डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आप ये चैप्टर भी करते हो ना, तो ईजिली यू कैन स्कोर एन एग्जाम्शन। तो थ्योरी बिल्कुल भी स्किप ना करें, थ्योरी की अच्छे से रिवीजन वीडियोस देखें, अच्छे से सारे क्वेश्चंस करें आईसीआई के, और नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज करते रहो। थ्योरी क्या होता है, बच्चे ज़्यादा रिवाइज नहीं करते, जितनी ज़्यादा आप थ्योरी को रिवाइज करोगे ना उतना ईजी रहेगा, बिकॉज थ्योरी में क्या है, आपको 4 पॉइंट बोले, आपने 4 पॉइंट लिख लिए, आपको 4 नंबर मिल गए, इतना ईजी रहता है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको 15 मिनट लग रहे हैं, थ्योरी में आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए। देन आप थ्योरी चैप्टर्स आप कर लोगे, असेसमेंट, डिमांड, इंस्पेक्शन, अपील, एडवांस रूलिंग, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, लाइबिलिटी। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में भी आपको पता है सारी पेनल्टीज रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती, जो जो इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, जिन जिन पे क्वेश्चन आ चुके हैं अर्लियर, सिर्फ वही आपको पेनल्टीज देखनी है, बाकी ये पेनल्टीज मत देखना, क्योंकि बहुत देर आर वेरी लेस चांसेस आपसे पूछ ले। उसके बाद आप ई कॉमर्स, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स में भी आप सेम करना। रिटर्न्स में भी आप क्या करना, काफ़ी जो जो रिटर्न्स पे क्वेश्चन पूछते हैं वो करके जाना, जो जो आई से ही क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें से। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लाइक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, थ्योरी में भी जैसे 2 मैंने बना रखे हैं, जिसमें एक से तो रजिस्ट्रेशन लिमिट्स होती है, रजिस्ट्रेशन कब तक करवाना होता है वगैरह वगैरह, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करें। उसके बाद जो प्रोसीजर पार्ट होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होता है वो करना, वो थोड़ा सा आप कैटेगरी बी मान सकते हो या सी मान सकते हो, और छोड़ भी सकते हो आपका मन करे तो, बट मैंने दोनों किए थे, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप छोड़ सकते हो वो। देन वी शिफ्ट टू द कस्टम। देखो कस्टम का है 15 मार्क्स का होता है और बिल्कुल आसान होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आर कवर्ड फ्रॉम, या तो वैल्यूएशन से आता है, वैल्यूएशन से हर बार 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेयर हाउसिंग योर बैगेज में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 8 नंबर लेवी एग्जाम्पशन और टाइप ऑफ ड्यूटीज में से 4 नंबर का, 12 नंबर का तो ऐसा ये 3 चैप्टर से आता ही आता है। ये अगर आपने 3 चैप्टर भी अच्छे से कर लिया ना तो 12 मार्क्स आ जाते हैं। और वैल्यूएशंस में भी ट्राई करो सारे क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि वैल्यूएशन में गिनती की 9-10 एडजस्टमेंट है, उन्हीं को आपने याद कर लिया ना, वैल्यूएशन आफ्टर विल बी अ केक वर्क फॉर यू, सेम एज इन बैगेज एंड लेवी एग्जाम्पशंस में भी आप आईसीआई के क्वेश्चन देखो सेम ही होते हैं, आपको एक बार रिवाइज करना है, इतना ज़्यादा नहीं है। एफटीपी के लिए देखो ट्राई करो, देखो आईसीआई वाले जो केस स्टडी आईसीआई का जो है हमारा मॉड्यूल, उसके अंदर 100 पेजेस, 100 पेजेस रिवाइज करना इट्स नॉट ईजी फॉर अस, तो इसीलिए ट्राई करो कोई आप 30-40 नोट्स में उसको समराइज कर सको, कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट करके, और उन्हीं को पढ़ो। और आईसीआई के आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन आखिर में वो क्वेश्चन कर लो, सफिशियंट है, क्योंकि ज़्यादातर वही है स्कीम्स में से ही क्वेश्चन पूछता है, वो ये स्कीम का डिफरेंस बता दो, एडवांस ऑथराइजेशन वाली का बता दो, इसके बेनिफिट बता दो, वो बता दो, वो बता दो, यही पूछेगा। अगर आपने इतनी ये अच्छे से कर लिया, डे रिवीजन 1, 2, 3 एंड 4, ये आप इजीली यू कैन स्कोर 80+ मार्क्स। मैंने भी 4 रिवीजन करी थी और इसी पैटर्न में की थी, और इजीली मैंने 87 मार्क्स अपने टाइम के ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर दिए थे इस पेपर्स में। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी ट्रैकर चाहिए तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन शिफ्ट टू आवर नोट्स। उसके बाद हम लाइक बच्चे प्रेजेंटेशंस मिस्टेक्स क्या करते हैं, अपन इतनी सारी चीज़ें पढ़ देते हैं बट फिर भी बच्चों के एग्जाम्शन भी नहीं आ सकती। तो देखो मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। हर कंसेप्ट का आपको 2 से 3 क्वेश्चन फर्स्ट डिवीजन में रिवाइज करने ही करने। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन फर्स्ट डिवीजन में नहीं करोगे तो आपको कंसेप्ट की अच्छे से क्लियरिटी नहीं आएगी। इसीलिए 2 से 3 क्वेश्चन करने और ट्राई करो उन सबकी प्रेजेंटेशन चेक करो। बिकॉज मैं क्या करता था, हर एक कंसेप्ट की एक प्रेजेंटेशन देखता था, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन देखता था कि उस कंसेप्ट को प्रेजेंट कैसे करना है आंसर में। तो काफ़ी सारे बच्चों को पता ही नहीं प्रेजेंट कैसे करना है, तभी उनको नंबर नहीं मिलते। इसीलिए बेटर ये पॉइंट बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं। आप ज़रूर इस पर वर्क करो, प्रैक्टिस करो 2 से 3। उसके बाद देखो एमसीक्यू में ना बच्चों के नंबर नहीं आ पाते जीएसटी के अंदर। एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू ऐसे ही केस स्टडी बनाता है ना,
मतलब 5-6 चैप्टर को ना कंबाइन करके बहुत अच्छी सी डिटेल्ड केस स्टडी बनाता है। जब तक आप केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, यू कैन नॉट सॉल्व डायरेक्टली इन एग्जाम। सो आईसीआई ने अराउंड 30 to 50 केस स्टडी अपनी पोर्टल पे अपलोड कर रखी है, आप वो डाउनलोड करें और वो करें। बोस नॉलेज पोर्टल है, उन पे भी वहाँ पे केस स्टडी बेस है, तो वो जरूर करें, तभी आप इजीली यू कैन स्कोर। आप अगर उसने कर लिया तो देखो मैंने अराउंड 30 मार्क्स स्कोर कर दिए थे, 30 out of 30, बिकॉज क्यों, मैंने वो पूरा केस स्टडी डाइजेस्ट कर लिया था। मेरी जो IQ लेवल था वो केस स्टडी से काफ़ी ऊपर हो गया था। फिर देन थर्ड क्या करते हैं, देखो बच्चे ना एग्जाम का आंसर देते हैं तो प्रोविजन नहीं लिखते। तो कभी भी आंसर लिखते टाइम प्रोविजन लिखें, देन उसको उस केस से रिलेट करें, ठीक है, और देन उसको कंक्लूड करें। ये 3 पार्ट्स में आप करोगे ना, हमेशा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और बच्चे थर्ड गलती क्या करते हैं, उसके बाद बच्चे नोट्स नहीं लिखते। नोट्स आपको हर भी कोई भी एडजस्टमेंट या कैलकुलेशन होती है ना, उसके आपको नोट्स लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। बिकॉज अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 नंबर अगर आप सोल्व कर रहे हो तो 2 नंबर नोट्स के भी वो होते हैं। अगर नोट्स नहीं लिखे तो आपको 2 ही देगा 4 में से, तो इसलिए नोट्स लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। आखिरी मतलब उससे उसके बाद अपना जो नंबर्स होते हैं ना, जो भी आप नंबर कैलकुलेट करते हो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो वैल्यू ऐसा लिखा, तो यहाँ पे ऐसा दिखाना चाहिए आपको, दिस दिस देन टोटल, ऐसा करके आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। नंबर आपको क्लियरली दिखने चाहिए एग्जामिनर को। और उसके बाद जैसे ना काफ़ी बच्चे पैराग्राफ पॉइंट्स में लिखते हैं, ट्राई टू अवॉइड पैराग्राफ, यूज पॉइंटर। देखो मैंने जैसे पॉइंटर्स में लिखे हैं ना, वैसे ही अगर आप लिखोगे ना तो कितना अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, इसीलिए हमेशा पॉइंटर को करो। ऑलवेज यूज अंडरलाइन फॉर कीवर्ड्स। देखो जैसे जो भी मैंने कीवर्ड्स लिख के उसको सबको अंडरलाइन कर रहे हैं, तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फॉर द सेम थिंग एग्जामिनर को भी क्या होता है, जो भी मार्किंग स्कीम आती है उसमें ऐसा कीवर्ड उनको बोल्ड करके दिया होता है, उसके ऊपर लिखा होता है इसका 1 नंबर, ये कीवर्ड लिखा हुआ है इसका 2 नंबर। तो अगर आप कीवर्ड हाईलाइट करते हो ना, एग्जामिनर को डायरेक्टली दिख जाता है और वो 1 नंबर दे देता है, आपका पूरा पैराग्राफ पढ़ता भी नहीं है। तो ऑलवेज यूज अंडरलाइन। लास्ट थिंग एक जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दे दिया है, जो भी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट होती है या मिस्टेक होती है उनके नोट्स जरूर बनाएं, तो इट वुड बी ईजी फॉर लास्ट डे रिविजन एज वेल। देन आपको पेपर कैसे सोल्व करना चाहिए, आपको 3 घंटे का पेपर है, वो कैसे सोल्व करना चाहिए। लाइक जब भी आपको 15 मिनट मिलती है, फर्स्ट 15 मिनट में आप कंपलसरी क्वेश्चन मत पढ़ो, बाकी जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है ना वो पढ़ो। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में से आपको ये देखना है कि कौन से 3 बेस्ट क्वेश्चन है जो मैं सोल्व कर सकता हूँ। 3 बेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की वो छाट लिए, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दो, अगर एग्जामिनर आपको अलाउ कर रहा है, देख नहीं रहा तो। उसके बाद आप जैसे ही आपका पेपर शुरू होता है, तो आपको जो भी आपने 3 बेस्ट पेपर 3 क्वेश्चन करे थे ना, वो 3 क्वेश्चन आपको 1 घंटा 20 मिनट, मतलब आपको अराउंड 80 मिनट्स में 3 क्वेश्चन लिखने हैं, जो कि इजीली हो जाता है अगर आपको शुरू से प्रैक्टिस, शुरू से ही आपको स्पीड फास्ट रखनी है। आप ये नहीं है पहला ही क्वेश्चन अभी तो 3 घंटे पड़े हैं आराम से लिखता हूँ, ऐसा कभी नहीं मत करना। हमेशा अपने माइंड में ये रखना कि आखिर में टाइम बहुत कम रहेगा, इसलिए उसी स्पीड से शुरू, आप जो फर्स्ट मिनट में जो जितनी स्पीड से लिख रहे हो ना, आप तीसरे आखिरी मिनट भी ना उसी स्पीड से लिखने चाहिए। तो ये आपकी थ्रू आउट द 3 घंटे सेम स्पीड रहनी चाहिए फास्ट। तो ये आपको 1 घंटे करना है। उसके बाद आपको MCQ पढ़ने हैं, आपको MCQ हाथ भी नहीं लगाना शुरू के 1.5 घंटे में, उसके बाद आप MCQ पे आओगे। MCQ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है 30 मिनट में सोल्व हो जाए, ज़्यादा नहीं हो रहा तो 40 मिनट लगा सकते हो। जो भी MCQ आपको नहीं आ रहा, रुको मत, आगे बढ़ो, ठीक है। जो MCQ सबसे पहले हो रहे हैं ना, आपको 15 में से 10 MCQ अच्छे से आते हैं तो पहले 10 करो, देन 5 पे दिमाग लगाओ। तो 5 भी नहीं आ रहे तो 5 में से एक बार छोड़ दो उसको हाथ लगा के, ताकि एक बार मतलब लिख के रख लो कहीं के, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुरू के 5 छोड़ दिए, 3 4 5, उसके आगे लिख दो इसका C इसका D एक जगह, ताकि आखिर में ना वो 1 मिनट पड़े तो फटाफट आप लिख दो, लिख दो उसके अंदर। देन उसके बाद आखिर का 1 घंटा बचेगा। आखिर के 1 घंटे में अपने पास होंगे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में आपने जो 2 क्वेश्चन करने हैं, अपने पास क्वेश्चन होंगे 3, जिसमें से 1 होगा कंपलसरी, तो बाकी के 2 में से 1 करना है। तो बाकी के दो क्वेश्चन में से जोन सा आपको सबसे सही आता है ना, वो क्वेश्चन आपको शुरू करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए 30 मिनट में कर दूँ, 25 मिनट्स में। देन 35 मिनट्स अपने पास लास्ट क्वेश्चन के हो जाएंगे। आपने को ट्राई करना होता है लास्ट क्वेश्चन में
जितनी ज़्यादा एडजस्टमेंट ठीक कर सकूँ और जितने ज़्यादा नोट्स लिख सकूँ वो करना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शंस में जाके या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आई एम अवेलेबल एट लिंक्डइन एंड YouTube, Instagram also. I give the link of my Instagram ID and LinkedIn ID in the description section. You can like pin या DM me there. So I will definitely help you. So I hope you like this video. If you like this video, please subscribe my channel and press the like button in the video. Thank you so much, guys. Take care.